जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार क्विज मास्टर में। क्विज मास्टर पार्ट ऑफ एग्जामपुर। तो दोस्तों आप सभी लोग लाइव आ जाइएगा फटाफट। आपकी क्लास का समय हो चुका है, 3 बजे डेली क्लास होती है, ठीक है। 3 बजे आजकल क्लासेस लाइव नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है और अभी हम लोग ऑफिस में भी नहीं हैं सब लोग, तो आजकल क्लासेस आपको प्रीमियर पे मिल रही हैं। तो 3 बजे आप लोग एक बार सर्च करके लाइव आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो क्लास मिल जाएगी और नोटिफिकेशन भी आएगा। तो आप लोग बेल आइकन को दबा लेना अगर आप तक नहीं दबाया तो। चलिए बेटा, तो बहुत महत्वपूर्ण हम लोग हिंदी की ये क्लास करने वाले हैं। इसमें हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे? टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे। आप कहोगे सर टॉप 100 क्वेश्चन, ये मैं कुछ समझा नहीं। टॉप 100 क्वेश्चन क्या वही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे? आप इस तरीके से क्यों बोल रहे हो? आई एग्री विद यू, आई टोटली एग्री विद यू। देखो ये टॉप 100 के जो क्वेश्चन है ये पार्ट 1 है। एक सीरीज चालू करी है मैंने, ये पार्ट 1 है। आपको ये क्लास डेली नहीं मिलेगी, 2 से 3 दिन बाद मिलेगी। हालांकि आपको क्लासेस डेली रेगुलरली मिलेंगी 3 बजे, ये क्लास 2 से 3 दिन बाद मिला करेगी डेली, ठीक है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपके 100 क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें एक टॉपिक को उठाऊंगा, उसको पूरा कवर करूंगा, पूरे अच्छे क्वेश्चंस उसके कवर करूंगा। जेल वार्डर का एग्जाम की डेट के लिए अगर मैं देखूं तो जून आपका खत्म हो गया है। आज आपकी जो तारीख है 17 तारीख है, ओके। तो 17 तारीख है, कुछ टाइम नहीं बचा, जून खत्म। जुलाई, अगस्त और सितंबर में पेपर है, यानी लगभग 3 महीने का समय है एटलीस्ट। तो 3 महीने नहीं, 2 महीने का समय है। तो आप ये आखिरी मौका है, हैशटैग लास्ट चांस। तो प्लीज इस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना और पूरी मेहनत लगाकर इसको आप सिलेक्शन ले लेना, ठीक है। और ये लेखपाल वगैरह सबके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल क्लास है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा जो किस परिवार की भाषा है। और इसलिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो है आपकी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। कभी कभार एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि हिंदी जो है मतलब आपके भाषा परिवार कितने परिवार हैं? तो 4 परिवार हैं हमेशा। ये कौन कौन है ये ज्यादातर नहीं पूछते, हिंदी का पूछ लेते हैं, भारोपीय, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। यह कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में, अगर हम भारत की बात करेंगे, अगर आपका फर्स्ट ए में यानी कि आपका सेकंड ए सॉरी ए आंसर आ रहा है तो एकदम सही आंसर है हिंदी। बिल्कुल, हिंदी भारत में पहले नंबर पे बोली जाती है और सेकंड नंबर पे आपकी ये मतलब आपकी अगर मानोगे हिंदी जो है राष्ट्रीय भाषा है। अगर सेकंड नंबर की बात करोगे तो सेकंड नंबर पे आपके उर्दू का इसको सम्मान मिला हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी और उर्दू सबसे ज्यादा नहीं बोली जाती सेकंड नंबर पे, लेकिन सेकंड सम्मानीय इसको सम्मान मतलब मिला हुआ है। अगला, हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है, यानी कि जो आप हिंदी पढ़ते हो ये हिंदी कहां से आई है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको इसका आंसर पता होना चाहिए और कई बार पूछा जाता है। तो हिंदी भाषा का जो जन्म है वो अपभ्रंश से हुआ है, पाली प्राकृत अपभ्रंश, ठीक है। कहां से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। कई बार पूछा जाता है कि पाली, तो देखो पाली जो है ये एक, इस भाषा में सबसे पहले भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे। अब इसके हिसाब से आइडिया लगा सकते हो पाली। उसके बाद भाषा के बारे में तो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया, विवेक सर ने भी पढ़ाया है। बस ये क्वेश्चंस आप लोग कर लो, एक प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको नॉलेज अच्छे से इंप्रूव होता रहे। हालांकि आपको ये वाला एग्जाम आपको हर हालत में निकालना है। अगला है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी बोली भाषा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? इनमें से कौन सी बोली है जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ ये तीनों तो आपकी आती हैं? अगर आपका डी आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। तेलुगु जो है ये भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, तेलुगु। बाकी ये तीनों आपकी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल 5 उपभाषाएं आपकी। कितनी उपभाषाएं? 5 उपभाषाएं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उपभाषाओं की बात करेगा अगर तो टोटल आपकी 5 उपभाषाएं। कितनी उपभाषाएं? 5। और आपकी 17 बोलियां हैं टोटल। कितनी? 17 बोलियां। हालांकि यहाँ पे आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ पे कुछ लोग 18 बताते हैं, बट 18 इज नॉट राइट आंसर, 17 इज राइट आंसर, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होना। अगर आप विकिपीडिया पे देखोगे तब भी आपको 18 ही दिखाई देगा, तो 18 सही नहीं है। अगर आपको एग्जाम में देखिए तो 17 ही टिक करके आइएगा। अगर 17 ना मिले तो आप 18 लगा सकते हो, लेकिन अगर 17 है तो आप 17 ही लगाना। अगला है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऐसे कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं और स्वरों की जब संख्या पूछी जाती है तो 13 लगाते हैं। तो 13 गलत है, 11 सही है, ठीक है। वो कहते हैं नहीं 13 सही, 13 देखो वहां पे जो आप ऐड कर देते हो ये अंग और आह जो ऐड कर देते हो ये बेटे आपके स्वरों में गिनती नहीं होती, इनकी गिनती होती है अयोग वाह में। इनकी गिनती अयोग वाह में होती है। ये 2 होते हैं, ये आपके 2 होते हैं अंग और आह, ठीक है।
चलिए इनका अब अपना अगला जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगर हम ब्रजभाषा की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पूछ रहा है कि किस रूप में सबसे ज्यादा अधिक प्रसिद्ध है, तो ये बेटा आपकी काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बिल्कुल डी जिनका आंसर आ रहा था एकदम सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि भारतवर्ष में, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, जिनका प्रश्न नंबर 6 भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। बिल्कुल अगर आप भारतवर्ष में हिंदी की बात करी जाएगी तो भारतवर्ष में आप हिंदी को राजभाषा में रखेंगे। किस में रखेंगे, राजभाषा में। 6 का आपका ए उत्तर एकदम सही आएगा। किस में रखेंगे आप, सॉरी 6 का ए उत्तर आएगा, 6 का ए उत्तर आएगा राजभाषा, ए उत्तर सही आएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। ढूंढाड़ी जो बोली है ये कहां की बोली है, पश्चिमी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की है, दक्षिणी राजस्थान की है या फिर उत्तरी राजस्थान की है, जो ढूंढाड़ी बोली आपकी है। ठीक है बेटा, तो ये आपसे पूछ रहा है बच्चों। ठीक है चलिए बताइए, ढूंढाड़ी बोली जो है आपकी, मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया बहुत अच्छा डिटेल से, तो ये पूर्वी राजस्थान की है। ढूंढाड़ी बोली जो है आपकी, अगर आप 7 का बी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है, ये आपकी पूर्वी राजस्थान की ढूंढाड़ी वाली। उसके बाद है ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली के नाम से एक ये बोली जानी जाती है। कौन सी बोली जानी जाती है ब्रजबुली के नाम से, तो ब्रजबुली के नाम से आपकी एक बोली जानी जाती है, इसका कहा जाता है पुरानी बांग्ला। ब्रजबुली के नाम से पुरानी बांग्ला जानी जाती है। ठीक है बेटा, चलिए बच्चे अगला प्रश्न पे आ जाते हैं हम। प्रश्न नंबर आपके सामने 9 पे आ जाता हूं। चलो इसको थोड़ा छोटा ही कर देता हूं, आपको आई होप दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, 9 पे। तो जब 9 पे आए तो हमने देखा यहां पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा पूछ दिया तुमने भाई, हम बताएंगे भी और हमने अच्छे से पढ़ाई मेहनत की है तो हम आपको बताएंगे। मराठी, प्रश्न नंबर 9 का क्या आएगा, सी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। यहां पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न मराठी, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा के अपभ्रंश है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। जब हमने ये पढ़ा तो ये कह रहा है कि संस्कृत भाषा की बताना है, तो अवधि जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 12, ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। एक लिपि है और इस लिपि का नाम आपको बताना है कि कौन सी लिपि है, और सबसे ज्यादा जो है विकास, मतलब सबसे ज्यादा जो विकास है इसी लिपि से हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा विकास इसी लिपि से हुआ है। प्रश्न नंबर 11 के बाद 12 आ रहा है। चलिए बिल्कुल, ब्राह्मी लिपि अगर आप दे रहे हो तो आप एकदम सही आंसर दे रहे हो। प्रश्न नंबर 12 का डी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि से आपकी भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि राइट आंसर है बिल्कुल बेटा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 13, ये क्या कर रहा है, देखिए हैशटैग जेल ऑर्डर फायरमैन। इस बार आपको नौकरी लेनी है, 5000 वैकेंसी है, लगभग बहुत कम इस बार कंपटीशन रहेगा, तो इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, बहुत अच्छा चांस है। इस बार आप इस मौके को जाने मत देना। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम रहती है तो मुझे एक बार आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, नोट्स की बात मैं अगर भूल गया तो सॉरी, नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, देखिए ये नोट्स आपको जो प्रोवाइड कराए जाएंगे ये आपकी पीडीएफ फॉर्म में होंगे, सारे के सारे पीडीएफ फॉर्म में। आप कहोगे सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पे लिंक मिलेगा क्विज मास्टर। अगर आप सर्च भी करोगे यही वाला सेम इस तरह से डालोगे QUIZMASTR क्विज मास्टर, तो वहां पे आपको दिख जाएगा। उस पे 2200 के आसपास कुछ फॉलोवर हैं, 2.2 के। ठीक है, अगर आप फॉलो करते हो तो वहां पे इसकी जितनी भी क्लासेज होती है पीडीएफ मिलेंगी। अच्छा, ये जो पीडीएफ है मेरे द्वारा बनाए गए और विवेक सर के द्वारा जितने भी सजेस्ट किए हुए नोट्स हैं, यानी कि जो विवेक सर पढ़ाते थे उसके सारे नोट्स रेडी हो रहे हैं और काफी सारे नोट्स रेडी हो चुके हैं, तो ये आपके पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, फ्री में, कोई इसका चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे और आराम से आप पढ़ सकते हो। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा जो है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। कहोगे सर पॉपुलर क्यों, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, कई बार एग्जाम 3 से 4 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने, रिपीट किया है ना। उसके बाद वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान हिंदी का, प्रश्न नंबर 14, वर्तमान हिंदी जो है इसका प्रचलित रूप क्या है। जब हम प्रश्न नंबर 14 की बात करेंगे तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप आएगा वो आएगा खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी जो है आपकी रिसेंटली वर्तमान में उसका जो प्रचलित रूप है वो है खड़ी बोली। ठीक है, वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो है आपकी खड़ी बोली। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं
ये कह रहा है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर जो छत्तीसगढ़ी बोली है ये कौन सी बोली है? तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जो है ये आपकी पूर्वी हिंदी है। प्रश्न नंबर 15 का क्या आएगा? ए उत्तर एकदम सही आएगा। ये आपकी है पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? निम्नलिखित में से बताना आप सभी प्यारे बच्चों को कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? चलिए सब लोग आई होप क्वेश्चंस का आंसर सोच लिया होगा आप लोगों ने। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली नहीं है इनमें से वो है आपकी बघेली, बाकी बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी। मैंने आपको बताया था एक बार कब कब है, 5 होती हैं इनकी बोलियां। आप इसके हिसाब से आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 17, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। अब हिंदी भाषा के विकास के सारे क्वेश्चंस करने के बाद वर्णमाला पढ़ लेंगे। इसी तरीके से टॉप 100 की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे सीरीज के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये जो आपकी है 351 आप याद रखिएगा, बाकी आपका जो है 343 से 351 तक। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए उत्तर से आ जाएगा। सब लोगों ने राइट आंसर बताया लगभग काफी बच्चों ने। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक भारतीय संविधान में, किसमें? भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। जब ये तय किया गया कि हमारी जो लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी। ये लिपि का सारा खेल होता है बेटा, लिपि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी कई सारे राज्यों ने ये डिमांड की थी कि मेरे राज्य की भाषा जो अलग है तो इसकी लिपि भी अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पर अभी चर्चा चल रही है। ये देवनागरी लिपि ये तय किया गया और हमारी भाषा क्या होगी? ये हिंदी भाषा होगी, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा क्या होगी? हिंदी, ये तय किया गया भारत में, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कब तय किया गया? आप सभी लोग कमेंट करके बताओ। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो मुख्यालय है ये मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। 18 का से उत्तर से हो जाएगा। ये मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मुख्यालय आपका चेन्नई में स्थित है बेटा। कहाँ पर? चेन्नई में स्थित है ये वाला मुख्यालय। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताओ। यहां पे क्या कह रहा है? जो हिंदी भाषा का विकास हुआ है इसका आपको सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले देखो, भारतीय आर्य भाषा की अगर बात करोगे, क्योंकि भारतीय आर्य आए थे तो उन्होंने पहले भाषाओं का मतलब यूज किया, तो भारतीय आर्य भाषा से निकली। उसके बाद फिर आपकी कौन आई? मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको पाली दिखे, पाली के बाद प्राकृत दिखे, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद आपकी हिंदी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये पढ़ाया भी था। यानी कि प्रश्न नंबर 19 का ए उत्तर से आ जाएगा। 19 का क्या आ जाएगा? ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। पाली में भगवान बुद्ध ने सारे उपदेश दिए थे अपने। प्राकृत उसके बाद आ जाती है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला बताइए, अगला बताएंगे आप सभी लोग प्रश्न नंबर 20। ये क्या कह रहा है बताइए? प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है देखिए एक बार। ये कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अच्छा देखो, यहाँ पे अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक की बात हुई है। तो 43, 44, 45, 46, 47 सभी हर एक अनुच्छेद में अलग अलग चीजें की बात हुई है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 351 में क्या वर्णन हुआ है? तो 351 में ये कहा गया था कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश क्या होंगे। हिंदी, अगर मान लो हिंदी भाषा का विकास होगा तो इसके लिए निर्देश क्या होंगे, ठीक है। निर्देश की बात हुई थी, ठीक है। किसकी बात हुई थी? निर्देश की बात हुई थी। बिल्कुल, आप सभी लोग एकदम राइट आंसर बता रहे हो। किसी भी बच्चे का ज्यादातर गलत आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पहले से अच्छे से पढ़ रखा है। अब आपको बताना है, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है, तो जो ब्रज भाषा ये आपकी पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी किसकी भाषा है? ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की, ठीक है। किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। मगही किस भाषा की बोली है? अब आपको बताना है कि प्रश्न नंबर 22 की मगही जो है ये आपकी किस भाषा की बोली है, ये पूछा जा रहा है। मगही किस भाषा की बोली है? तो मगही जो है आपकी ये बिहारी की बोली है। किसकी है? बिहारी की। भोजपुरी, मगही, ठीक है, ये सब किसकी बेटा? बिहारी की है। ये बिहारी हिंदी की बोली है मगही, MMB, ठीक है। कैसे वो जानोगे? MMB, मैथिली, मगही और आपकी ये भोजपुरी। चलिए 3 आती हैं, 3 भाषाएं आती हैं। उसके बाद हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अब आपको बताना है कि हिंदी जो खड़ी बोली है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई। अपभ्रंश से तो विकसित हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ठीक है, तो ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अपभ्रंश से विकसित हुई है तो आपको पता था, लेकिन ये सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ये आप सभी को पता होना अनिवार्य है कि ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलिए बेटा, अगला प्रश्न जो है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा नहीं मैं आपसे कोई भी गलत प्रश्न कराऊंगा, आपके साथ खिलवाड़ करूंगा। यहाँ पे फ्री क्लासेस यूट्यूब पे चल रही है, बहुत शानदार क्लासेस, ठीक है। अब एक बार ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर दीजिएगा बच्चों। आप लोग लाइव देखते हो बट लाइक नहीं करते हो बच्चों, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये कब की गई थी? 1956 में। कब? 1956 में। कई बार एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है। तो भाषा के आधार पर 1956 में सबसे पहले इसका गठन होने लगा था, ठीक है, मतलब संरचना की गई थी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का, बाद में और राज्यों का गठन होने लगा, लेकिन सबसे पहले जो हुआ वो आंध्र प्रदेश का हुआ। अगर आप लोग डी आंसर दे रहे हैं इसका तो एकदम सही आंसर दे रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? क्या है पॉइंट? ये कह रहा है कि बघेली जो बोली है इसका संबंध किस उपभाषा से है, ठीक है। बघेली बोली का संबंध जो है ये आपका, इसका संबंध पूर्वी हिंदी से है, ठीक है। बघेली, इसका संबंध किससे है? बघेली पूर्वी हिंदी से, ठीक है। कब कब है, मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये पूर्वी हिंदी है आपकी, पूर्वी हिंदी से। तो आप एक कोई ट्रिक बना लो, MMB करके बना लो, या कब कब, मतलब जैसे मैंने आपको ट्रिक बता रहा हूं उसी टाइप आप ट्रिक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी की राजभाषा बनाने का निर्णय, मतलब ये कब कहा गया कि हिंदी जो है इस तारीख को, मतलब ये निर्णय ले लिया गया कि हिंदी जो है मतलब राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो 14 सितंबर 1949 को इसका निर्णय लिया गया था। कब? 14 सितंबर 1949 को इसका निर्णय लिया गया और डन कर दिया कि यार हिंदी को ही राजभाषा बना देते हैं। और लिपि क्या कर देते हैं? लिपि कर देते हैं देवनागरी। इस पर बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा हुई थी, जैसे कि जब आपका देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। जब स्थापना कब की गई? जैसे इसके पहले संविधान में बैठकें हुई, संविधान बना नहीं था, संविधान बना नहीं था। जब आपका संविधान में बैठकें हुई तो 165 टोटल बैठकें हुई। तब अली जिन्ना जो थे, मतलब उन लोगों, मुस्लिम लीग की जो थे, मुस्लिमों ने इसका विरोध किया कि हमारे लिए जो है देश अलग होना चाहिए। तब उसके बाद में जो है देश से अलग कर दिया गया था। इसके साथ कई सारे इसी प्रकार से कई सारी बैठकें हिंदी भाषा को लेकर भी हुई थी कि ये भाषा जो है हिंदी नहीं उर्दू होगी। जब मुस्लिम हमेशा जैसे पता है आपको जोर लगाते हैं, उन्होंने कहा उर्दू होगी और लिपि को और कुछ बताया, लेकिन यहाँ पे फिर डन कर दिया गया, सारी चीज़ों को मिलाकर डन कर दिया कि हिंदी रहने देते भाषा और लिपि कर देते देवनागरी, ठीक है। उसके बाद अब आपको बताना है कि 1955 ईस्वी में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जैसे कई सारी ऐसे होती थी तो राजभाषाएं बनाई जाती थी, उनके अध्यक्ष भी बनाए जाते थे। तो जो आपके वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा का आयोग मतलब हुआ, तो उसमें अध्यक्ष बने बीजी खेर। कौन बने? बीजी खेर। इस क्वेश्चन को कई सारे बच्चे गलत कर देते हैं और इसका आंसर कुछ बच्चे सुनीत कुमार चटर्जी देने लगते हैं और कुछ अलग अलग, तो गलत हो आप सभी। 28 का ए आएगा, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बीजी खेर, जब ये अध्यक्ष की बात हो रही है, किसकी? अध्यक्ष की बात हो रही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है, देखिए 29 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। भारतीय संविधान, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखना यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं। यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं, क्या गलत कर देते हैं? जब आपसे कहे कि 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या बताओ तो आपकी 18 हो जाएगी, 22 हो जाएगी। जब आपसे कहे कि टोटल आपकी बोलियों की बात करेगा तो आपकी 17 बोलियां हो जाएंगी। कितनी? 17 बोलियां। लिख लेना इसको, आप लोग यहाँ पे भूल जाते हो। 17 बोलियां हो जाएंगी। जब आपसे कहे उपभाषा बताओ तो आपकी 5 उपभाषा हो जाएंगी। कितनी बेटा? 5 उपभाषा, 17 बोलियां और 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। ये टोटल 22 भाषाएं। किसी दिन क्लास करूंगा इसकी डिटेल में, तब आपकी टोटल 22 भाषाएं भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन है। उसके बाद हिंदी की आदि जननी कौन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसमें कुछ सोचना नहीं। हिंदी की जो आदि जननी वो संस्कृत है। कौन सी? संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो तत्सम में होते हैं, ठीक है, तत्सम में, बिल्कुल, इसमें किसी को कोई शक है? बाद में इन्हीं वर्डों को जैसे कि बदल दिया जाता है। अग्नि को आग कर दिया गया। आप हिंदी में अग्नि तो नहीं बोलते हो, आप अग्नि जो है बोलते हो संस्कृत में, ठीक है ना। तो यही आपके तत्सम, ये आपके तत्व जो हिंदी शुद्ध रूप में आपके हिंदी रूप में आ जाते हैं। तो कुछ वर्ड आपके
तत्सम से तद्भव में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगला है, हाँ एक चीज और, जिस वर्ड के अंत में ऋषि आए, ऋषि, वो हमेशा क्या होगा आपका तत्सम होगा, तत्सम, ठीक है, वो कभी भी तद्भव नहीं हो सकता। अगला, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंसिंग 2007 ईस्वी में आयोजन स्थल क्या था? मतलब ये आपको वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो था ये आपका 2007 में आयोजित हुआ था, 2007 में। अब आपको बताना है इसका स्थल यानी कि इसकी जगह क्या थी। तो मैं अगर जगह की बात करूंगा तो न्यूयॉर्क इसकी जगह थी। क्या थी? न्यूयॉर्क में ये आपका हुआ था। 8वां, चौथा और पहला, ये आपको रट लेने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अभी मैं आपको बता भी दूंगा। 8वां, चौथा और पहला, यही तीनों पूछे जाते हैं। उसका निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा आपको बताना है कि नहीं है। देखो, मराठी तो है, गुजराती तो है, हिंदी तो बिल्कुल 100% है, भारोपीय परिवार की भाषा ये। मलयालम नहीं है। कौन है? मलयालम नहीं। हिंदी कौन सी भाषा जो है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम जो है नहीं है। सी बताने वाले बच्चों का उत्तर एकदम सही, जो लोग सी बता रहे थे। चलिए अब अगला है कि हिंदी दिवस जो है ये किस दिन बनाया जाता है। जैसे आपको बताया 14 सितंबर को ये डिसाइड कर लिया कि हिंदी जो है राजभाषा बनेगी। ये मनाया कब जाता है? ये आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। 33 का जो लोग बी बता रहे थे उन सभी लोगों का उत्तर एकदम सही है कि 14 सितंबर को ये मनाया जाता है, बिल्कुल कोई शक नहीं, एकदम सही है। चलिए फिर उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 34। ये क्या कह रहा है? विकास की दृष्टि से प्राकृत पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। बेटा देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत आवाज इधर उधर की आ सकती है, बिकॉज आपको पता है कि अभी लॉकडाउन, कोरोना वगैरह वगैरह की समस्याओं की वजह से हम लोगों को ऑफिस में आने की एंट्री बहुत कम है। अगर हम जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले ऑफिस में थे तो बीमार हो गए थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, बुखार वगैरह आ गया था, कोरोना की कुछ लक्षण भी दिख रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। तो हमने सोचा कुछ दिन के लिए रेस्ट लेते हैं, हम आप लोगों को उसी तरीके से क्लासेस करवाएंगे और घर से करवाएंगे। मेरी आवाज़ आपको परफेक्ट सुनाई दे रही है? कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए मैनेज कर लो, फिर आपको सही से सब कुछ वैसे देखने को मिलेगा। बस भगवान से दुआ मनाओ कि जल्दी से ये सारी प्रॉब्लम्स जो हुई हैं ये फिनिश हो, ख़त्म हो, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे जल्दी से उसी तरीके से पढ़ाने की, उसी तरीके से लाइव आने की। और अभी आप मैनेज कर लो, आपकी पढ़ाई रुक रही कहीं पर से, पॉइंट पर भी नहीं रुक रही है। बस ये है कि एक दो आवाज़ इधर उधर की, कहीं झिंगुर की आवाज़ आ रही, कहीं पक्षी चहचहा रहे हैं, कहीं कुछ वगैरह वगैरह, ठीक है, फॉरगेट इट, ठीक है, उसे भूलो। आपको जो पॉइंट है उस पर ध्यान देना चाहिए। और वो पॉइंट क्या है? आप आराम से पढ़ो, आपको सुनाई तो दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, और मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी, आगे पीछे की आवाज़ बहुत कम सुनाई दे रही होगी। चलिए बेटा, तो यहाँ पे विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। इसका आंसर थोड़ा सा बच्चों ने मिस्टेक किया, पाली। मैंने आपको क्या कहा था? विकास की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन, अगर प्राकृत की पूर्वकालीन की बात करेंगे तो पाली आएगा ना, पाली प्राकृत आएगा ना, पाली के बाद प्राकृत आता है। चलिए बेटा अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म। अच्छा, यहाँ पे आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां हैं, उनका सही युग्म चुनना है आपको। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां हैं और सही युग्म चुनना है। तो ये आपका कन्नौजी अवधी गलत है, और ब्रज बघेली ये भी गलत है, छत्तीसगढ़ ये भी गलत। ये आपका सही खड़ी बोली और बुंदेली। प्रश्न नंबर 35 का जो है आपका डे उत्तर सही आ जाएगा। प्रश्न नंबर 35 का क्या आ जाएगा? डे उत्तर सही आ जाएगा, खड़ी बोली और बुंदेली। फिर अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो हम जब पढ़े क्वेश्चन नंबर 36 पे आए तो हमने देखा कि अर्धमागधी अपभ्रंश की बात कर रहा है। अच्छा, अर्धमागधी की बात कर रहा है तो बघेली सही उत्तर होगा। क्या होगा? बघेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली की बात कर रहा है तो बघेली सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं आपको करा रहा हूं। ये कह रहा है कि देवनागरी लिपि का सही जो है क्रम आपको चुनना है। जब देवनागरी लिपि के बारे में बताना है, देखो दो, ये आपका जो है इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? देखो, नागरी लिपि लिखा है तो ये पहले गलत हो जाएगा, क्योंकि देवनागरी लिपि की बात कर रहा है तो देवनागरी लास्ट में आएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए, नागरी की बात कर रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखो, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, फिर देवनागरी लिपि, ये भी गलत है। ये सही उत्तर है। क्या है? ब्राह्मी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि आई, फिर नागरी लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि आई, ठीक है। ये आपका देवनागरी लिपि का सही क्रम। अभी तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, डीपली चल रहे हैं, एक एक पॉइंट को पकड़ते हुए चल रहे हैं, ताकि सिलेक्शन में आपको कोई भी रोक टोक ना लगे, सिलेक्शन में रोक टोक ना लगे आपको, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 38, ये कह रहा है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जब 38 की बात करेंगे, हिंदी
कि विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये आपकी काव्य भाषा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो पॉइंट को पकड़ो। यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी की विशिष्ट बोली, जो ये विशिष्ट बोली है ब्रज भाषा किस रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो ये काव्य भाषा में, ये जो ब्रज भाषा है ना बेटा, ये आपकी काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ये पॉइंट को पकड़ो आप, ठीक है। उसके बाद भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? अगर आपसे पूछता है कि भारतवर्ष में हिंदी है, अब हिंदी को आप किस वर्ग में रखना चाहोगे? राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में? देखो हिंदी राष्ट्रभाषा में तो रख नहीं सकते हो, किसी की मतलब राष्ट्र की अपनी अलग अलग भाषा है तो नहीं। हाँ, राजभाषा में आप रखोगे। भारतवर्ष की बात कर रहा है, किसकी? भारतवर्ष की बात कर रहा है। फिर आपके सामने ये क्या कह रहा है, देखिए ये क्या कह रहा है, आप इसको देखिए। ढूंढाड़ी बोली है, प्रश्न नंबर 40, ढूंढाड़ी जो बोली है, ये कह रहा है ये ढूंढाड़ी जो बोली ये पूर्वी राजस्थान की बोली है। अभी इसके बारे में ही हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। ढूंढाड़ी जो बोली है ये आपकी पूर्वी राजस्थान की बोली है। ये किसकी है? ये आपकी पूर्वी राजस्थान की बोली है ढूंढाड़ी, ठीक है। ढूंढाड़ी किसकी है? पूर्वी राजस्थान की बोली है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर आप सभी कर रहे हो। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कुछ रेस्ट ले लो आप। बिल्कुल, भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ आप। भाषा की सबसे छोटी इकाई, प्रश्न नंबर 41। यहां पे क्या कह रहा है आपसे? यहां पे कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। और ये भाषा को लेकर लास्ट क्वेश्चन है, भाषा को लेकर। उसके बाद वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णमाला के बाद एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल, शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण, बिल्कुल सही आप सभी लोगों का। 41 का आपका जो आएगा डी उत्तर से आएगा वर्ण। वर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगला देखिए, वर्णमाला कहते हैं, प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? 42। क्या कह रहा है बेटा? 42 कह रहा है वर्णमाला कहते हैं। बताओ आप, ये कह रहा है कि वर्णमाला कहते हैं, किसे कहते हैं? शब्द के समूह को, या फिर वर्णों के संकलन को, या फिर शब्द गणना को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ये क्या करना है? आपको बताना है। जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्णमाला कहते हैं, हाँ जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट रहेगा? बिल्कुल। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? जल्दी बताएंगे सभी लोग। सही उत्तर इसका क्या जाएगा? बोलकर देखिए, बोलकर। 1 मिनट आपको टाइम देता हूं मैं, आप बोलकर देखिए निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। बोलकर देखो, का, खा, बोलकर देखो। इसमें कोई शक मतलब समझ सोचने की वो दिक्कत नहीं है कि आप परेशान हो रहे हो। देखो, या, रा नहीं है, जीभ लग रही है ऊपर की तरफ। चा, जा नहीं है, टा, ठा नहीं है। का, खा, का, खा। कंठ ध्वनियां क्या है? इसमें ए उत्तर से आ जाएगा। 43 का क्या जाएगा? ए उत्तर राइट आंसर है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, प्रश्न नंबर 34। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन की जब जब बात करेगा आप तब तब क्या बताओगे? मैंने आपको बहुत डीपली पढ़ाया, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा क्विज मास्टर टेलीग्राम पे। डा और डा, डा और डा, ये आपके क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है। ये आपके क्या है? ये आपके मूर्धन्य व्यंजन। कई बार आपसे पूछा जाता है कि स्पर्शी व्यंजन बताओ। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, तो आपके ये होते हैं टोटल 25। अगर ये डा और डा मिला दिए जाए आपके ये वाले, तो आपके टोटल हो जाएंगे 27, ठीक है। और आपसे कई बार पूछता है कि स्वर बताओ, ठीक है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 13 बताते हैं, गलत है, 11 सही उत्तर होगा। बहुत बार आपसे पूछता है टोटल कुल व्यंजन बताओ, टोटल व्यंजन, ठीक है। बहुत सारी चीजें इस तरीके से पूछता है, आगे अभी आपको बताऊंगा भी, ठीक है। चलिए, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? आपको बताना है कि अल्प प्राण कौन से हैं, ठीक है। अल्प प्राण इसमें कौन से हैं? तो देखो, अल्प प्राण, वायु प्राण अलग अलग होते हैं। का, गा, ये हैं आपके अल्प प्राण। का और गा, अल्प प्राण। कम प्राणवायु खर्च हो रही है, कम प्राणवायु खर्च हो रही है। जहां पे आपकी ज्यादा प्राणवायु खर्च होगी, वायु प्राण अलग हो जाते हैं। ये आपके क्या है? अल्प प्राण और महाप्राण, दो होते हैं।
अल्प प्रगाढ़ और महाप्रगाढ़। अल्प में कम वायु खर्च हो रही, महा में ज्यादा वायु खर्च हो रही, ठीक है। यहाँ पे का और गा जब बोल रहे थे तो कब खर्च हो रही थी। अगला, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। जब हम नासिक के व्यंजन की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 36 का क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 36 में आपका नासिक के व्यंजन जो है वो यहाँ आएगा, कहेगा यहाँ नासिक के व्यंजन। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, छोटा ए और बड़ा ए, ये वर्ण जो है बेटा आपके क्या वर्ण कहलाते हैं, ये आपके जो वर्ण कहलाते हैं ये आपके कंठ तालव्य कहलाते हैं। दो ही हैं जो आपके कंठ तालव्य कह जाते हैं, क्यों, क्योंकि आपके कंठ से भी बोले जाते हैं और तालु से भी बोले जाते हैं। बोलकर देखो आप ए, ठीक है, तो ये आपके कंठ तालव्य कहे जाते हैं, इसीलिए इसका नाम कंठ तालव्य पड़ा, क्योंकि कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। उसके बाद हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ण कौन से हैं। थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ण कौन से हैं, दो ही होते हैं और अंग और आ होती हैं। यही होते हैं जो कि स्वरों की संख्या से निकल जाते हैं, तो स्वर 13 की जगह 11 रह जाते हैं, ठीक है। इसी वजह में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन परेशान ना हो, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला, निम्न में से बताइए कि शब्द में द्वित्व व्यंजन है। आपको बताना है कि द्वित्व यानी कि दो व्यंजन किसमें, देखो पुनः बोल रहे हो इसमें कोई द्वित्व व्यंजन आ रहा नहीं, इलाहाबाद में कोई द्वित्व व्यंजन आ रहा नहीं, दिल्ली, जब आप दिल्ली बोले हो तो इसमें एक आधिला आ रही और एक पूरीला आ रही, इसमें क्या है द्वित्व व्यंजन है। बिल्ली, आधिला पूरीला, चच्चा, ठीक है, आधीचा पूरीचा, ठीक है, इस तरीके से। तो आपकी जहां पे आपके दो व्यंजनों का मतलब सामने सामने, जैसे कि अब आप कहोगे सर आप कहोगे सर द्वित्व व्यंजन की बात हो रही ना, तो आप मेरे नाम ले लो प्रदीप, कहोगे सर इसमें भी तो दो व्यंजन है तो ये भी द्वित्व व्यंजन हुआ, नहीं, ये क्योंकि ये आपकी पहले यहां पे बात हो रही तुरंत मतलब आपके साथ में होनी चाहिए, ठीक है, आदिला पूरीला या पूर साथ में होना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए। ये पहले आ जाएगा व्यंजन, उसके बाद में दूसरा व्यंजन, फिर तीसरा वो सेम व्यंजन, तो अलग हो जाता है। अगला है सा सलजम, ये और ये सा सलजम वाला सा, ये सा षटकोट वाला सा, ये आपका सा सड़क वाला सा, और ये आपका हा हल। कौन से व्यंजन है, तो ये आपके कौन से व्यंजन कहलाते हैं आप सभी लोग बताइए, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं आप सभी लोग बताइए। ये आपके व्यंजन कहलाते हैं, याद रखिएगा हमेशा ये चारों व्यंजन जो हैं, ये संघर्ष व्यंजन पूछेगा कितने होते हैं, 4 होते हैं। संघर्ष व्यंजन बेटा कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, सा और हा, ये आपके 4 व्यंजन जो हैं आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं। अभी आपके स्पर्शी व्यंजन में पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। निम्नलिखित में से बताओ कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं, तो खा खरगोश और गा गमला, ये आपकी क्या है, नवीन विकसित ध्वनियां हैं। खा खरगोश और गा गमला ये आपकी नवीन विकसित ध्वनियां है बेटा, कौन सी, नवीन विकसित ध्वनियां। फिर उसके बाद हमने जब देखा कि अब यहाँ पे नवीन विकसित ध्वनियों के बाद क्या कह रहा है कि घोष वर्ण बताओ, घोष और सघोष वर्ण, ये भी आपको बताऊंगा। नोट्स आपको जब मिलेंगे ना तो आप उन्हें एक बार पढ़ तक लोगे, अगर आपके पास कम समय है तभी आपका काम हो जाएगा। वो बहुत अच्छे और डीपली नोट्स बनाए हुए हैं। निम्न में से घोष कौन सा घोष वर्ण है, ये आपका सूत्र हो जाएगा माँ, क्या जाएगा माँ। प्रश्न नंबर 42 का आपका सी उत्तर एकदम सही उत्तर हो जाता है, ये क्या हो जाता है, माँ उत्तर एकदम सही उत्तर हो जाता है। फिर है कौन सा मानक वर्ण है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा मानक वर्ण है। जब हमने मानक वर्ण की बात करी तो मानक वर्ण में आपका माँ आता है, कौन सा आता है, माँ आता है। माँ, सी आंसर देने वाले सभी लोगों का उत्तर एकदम सही है। उसके बाद का, गा, जा और फा ध्वनियां किसकी हैं, तो ये जो ध्वनियां हैं आपकी संस्कृत की नहीं है, अंग्रेजों की भी नहीं, दक्षिण भाषाओं की नहीं, ये आपकी अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। कौन कौन, लिख लो, का कबूतर, गा गमला, जा जहाज, फा फल। आपको पढ़ाया जाता था ना जब बचपन में, तो आपको इस तरीके से छोटा बड़ा आ, छोटी ई बड़ी, इस तरीके से पढ़ाया जाता था। तो उसी तरीके से याद कर लो कि चारों ध्वनियां जो है अरबी फारसी की हैं, मतलब पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। मुझे क्या है, टीचर को क्या है कि आपको कहा जाए कि नहीं इस क्वेश्चन को जरूरी याद कर लो, लेकिन हाँ है इंपॉर्टेंट तो याद कर लो। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, यहाँ पे गलत टाइप हो गया, ये कितनी है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ अपने आप करना पड़ रहा है, सब कुछ अपने आप टाइप करना, क्वेश्चंस आपके सामने क्लासेस को लाना करना, सब कुछ मतलब ऑफिस में तो नहीं है, तो सब कुछ दिन रात आप लोगों के लिए बैठे रहते हैं, सारी मेहनत आप लोगों के लिए है। कम से कम बेटा उस मेहनत के लिए तो एक लाइक बनता है, उस मेहनत के लिए तो कम से कम एक सब्सक्राइब बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई एसी ना कुछ है, एक कमरे में बंद हो जाते एकदम, बिल्कुल आवाज़ ना आए, बिल्कुल पीछे वाले घर में एकदम बिल्कुल कमरे में, वहाँ इतना पसीना में डूब जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी बहुत भी आवाज़ आ ही जाती है, ठीक है। गांव वगैरह में ऐसे रहता है थोड़ा सा। 52 क्या जाएगा इसका सूत्र, 45 का सी उत्तर से आ जाएगा, ठीक है। कितनी है यहाँ पे टाइप होना चाहिए था, चलिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 46, क्योंकि मैंने अपने आप से टाइप किया ना अगले बार। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, छा ध्वनि जो है ये किसके अंतर्गत आती है, तो छा ध्वनि जो आपकी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है, छा ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत, छा, छा,
छा, ये किसके अंतर्गत, संयुक्त वर्ग के। आपसे कभी कभार पूछ दिया जाएगा कि आपके देखो एक तो का वर्ग, वर्ग कितने हैं, तो 5 वर्ग हैं टोटल, का, चा, टा, ता और ये आपके पा। इन्हीं सारे वर्डों में आपके जो है 25 ये आपके जो होते हैं ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं। और उसके बाद आपके इसमें जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं इसमें अगर 2 ऐड कर दिया जाए, कौन कौन, एक डा ये वाला, एक ये वाला, तो ये आपके कितने हो जाते हैं, 27 हो जाते हैं, 27 ये वर्ग हैं। इसमें आपके सभी वर्गों में 5-5 जो हैं आपके क्या होते हैं, 5-5 क्या होते हैं, वर्ड होते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे वो भी सीखने को, जब आप नोट्स पढ़ोगे ना तो उसमें बड़ी पॉइंटी की चीजें लिखी हुई, बड़े आराम से पढ़ सकते हो। हिंदी शब्दकोश में छा क्रम किस वर्ड के बाद आता है। देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या बात हो रही थी, इसीलिए मैंने उसके बाद आपको बताया, ये का के बाद आता है, का क्रम जो का जो है के बाद आपका छा आता है। यहाँ पे पूछ रहा था हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है, तो का के बाद आता है। मैंने आपको बताया ना का, फिर उसके बाद चा, छा का क्रम पूछ रहा है, का उसके बाद आपका क्या आएगा, तो चा में आपका आएगा ना, ठीक है, चा, छा, जा, झा, इसी में आएगा ये। उसके बाद बेटा आपका अगला प्रश्न है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। बताओ, आपको ज्ञा बताना है कि ज्ञा किन ज्ञा, आप देर से बोलो ज्ञा, तो आप जब ज्ञा बोलोगे तो आप एक्चुअली ज्ञा नहीं बोलोगे, आप जिज्ञा, ज्ञा, जा आपका कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करेगा, तब जा करेगा, तो इसमें लेकिन जा कौन सा, इस सभी में जा लगा हुआ, लेकिन ये हलंत वाला जा लगेगा क्योंकि आधा जा लगेगा। ठीक, तो ये आपका सही उत्तर हो जाता है। क्या जाता है, 48 का आपका 48 का बी उत्तर सही हो जाता है। क्या जाता है, बी उत्तर सही हो जाता है। अगला प्रश्न, अघोष वर्ण कौन सा है। जब हमने देखा कि अघोष वर्ण की बात कर रहा है, तो अघोष वर्ण जो है आपका ये सा वाला वर्ण जो है ये आपका अघोष वर्ण है। कौन सा है, ये आपका अघोष वर्ण है। फिर उसके बाद घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा का, प्रश्न 50, घा जो है ये घा वर्ण, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। जब हमने घा देखा, बोला घा, देर तक बोलो, घा, देर तक बोलो, मेरे बोलने पर मत जाओ, मेरे बोलने पर मत जाओ, मेरे पॉइंट पर जाओ। घा, हो सकता है पूछ दिया जाए, कंठ है, कंठ है, आपके 2 नंबर की क्लास है, अब बोलने पे जाओगे तो भूल जाओ फिर आप। ठीक है, 2 नंबर आपको मिलेंगे यहां से। उसके बाद इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। जब हमने प्रश्न नंबर 51 की बात की, किसकी बात की, 51 की, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो जा, जा क्या है, इनमें से, अच्छा संयुक्त व्यंजन की बात कर रहा है, अच्छा इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ज्ञा जो है आपका संयुक्त व्यंजन है, बाकी ड़ा, डा और रा ये नहीं है। ठीक है, सिर्फ ज्ञा आपका क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। निम्नलिखित में से, प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। जब हमने देखा कि ये उच्चारण की दृष्टि से दंत्य जो नहीं है वो टा नहीं है, बाकी अब ता, ना, दा, जब तीनों बोलोगे तो दंत से, दांत से बोलोगे ना। देखो ता जब आप बोलोगे तो आपकी जीभ ऊपर के दांतों से टकराएगी, ता, फिर आपकी ना बोलोगे तब भी आपके ऊपर के दांतों से टकराएगी, दा बोलोगे तभी भी, लेकिन टा जब बोलोगे आप तो आपके ऊपर से नहीं टकराएगी, आपके तालू के मध्य भाग से टकराएगी। टा एक बार बोल कर देखो आप, ठीक है, मध्य भाग से। चलिए बेटा, तालू के मध्य भाग से। डी उत्तर बता रहे थे बेटा, एकदम सही। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पसीने में ऐसे भीग रहा हूं जैसे कि कोई ऊपर से बाल्टी से पानी डाला हो, मग्गों से लो नहाओ, इस तरीके से पसीने से भीग रहा हूं। तो ये आप लोगों के लिए ही किया कर रहा हूं कि बेटा आप लोगों की पढ़ाई ना छूटे, पेपर है कुछ दिन बाद, तो प्लीज इस मेहनत के लिए तो आप लोगों से एक लाइक मैं हक से मांग सकता हूं कि नहीं ये मेरा हक है। और वैसे तो मैं कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, बट ये हक से मांग सकता हूं कि एक लाइक आपको करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और एक बार आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पे आप लोगों को सफलता प्राप्त हो, ना कि असफलता प्राप्त हो। आपको लगे कि हाँ किसी चैनल को सब्सक्राइब किया है, इससे मुझे कुछ सीखने को प्राप्त हो रहा है, मैंने फालतू में किसी ऐसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया। और एग्जामपुर से आज से नहीं जुड़े हो, आप बहुत दिनों से जुड़े हो, तो भरोसा ही आपका बहुत बड़ी चीज है। देखो यहां पे जब जब पूछे कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम अकारांत कहते हैं, अकारांत। यहां आपका डी उत्तर एकदम सही आ जाएगा। और डी उत्तर क्या, सभी बच्चे लगभग सही आंसर दे रहे हैं, इसका सभी बच्चे सही उत्तर बता रहे हैं। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अब। छा वर्ड किसके योग से बना है, छा वर्ड, प्रश्न नंबर 54, छा वर्ड जो आपका बना हुआ है बेटा वो किसके योग से बना हुआ है। जब हमने छा वर्ड की बात की तो ये आपका छा, जब आप बोलोगे कहीं ना कहीं शाह की हल्की बुल्की ध्वनि निकलेगी, शाह शाह, तो छा बोलोगे आप ये। अब जब आप छा में लिखते हो इंग्लिश में ककेरा आप लिखते हो के एस एच ए होता है, क्या होता है, के एस एच ए। आपके उसी तरीके से आप समझ लो
कि आपका जो है ये किससे बना हुआ है, ये आपका का प्लस सा से बना है, अच्छा। उसके बाद हिंदी वर्णमाला में स्वरों की देखो वही बात आ गई जो मैंने आपसे लगातार कई बार पूछी है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मैंने आपको, अब आप कुछ बच्चे 13 बताते लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले 11 बताकर आपके कान पका दिए। नहीं 11 ही होगा, गलती से मत भूल देना। जो अंग और आ जोड़ देते हो ये आपके अयोगवाह हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये आपके अयोगवाह हो जाते हैं। ये 2 वर्ड होते हैं अयोगवाह, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। अगला प्रश्न बेटा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। तो इसमें आप देख लो खुद, इसमें कुछ बताना। इया जो है ये आपका स्वर नहीं, बाकी आ उ ए ये आपके स्वर हैं। इसमें कुछ सोचना, 11 स्वर हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है यहाँ पे पूछ सकता है कि यहाँ पे तो 11 स्वर, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पे पूछ सकता है, अब यहाँ पे पूछ सकता है कि आपको अयोगवाह साथ में बताना है। क्या बताना है? अयोगवाह साथ में बताना है। अगर आप कहोगे सर लेकिन उसमें स्वरों की संख्या में वो अंग और आह भी तो ऐड हो जाता है, वो भी स्वरों की संख्या में आ जाएगा। नहीं, वहां पे नहीं आएगा, अंग आह नहीं होगा ऑप्शन में। अगर अंग आह होगा तो वो आपसे पूछ देगा कि अयोगवाह बताना है वहां पर, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग देखो, अब आपको मैंने बताया था ना कि का च ट त प 5 वर्ग होते हैं। आप प्लीज ध्यान से पढ़िए, 5 वर्ग होते हैं, का चा टा ता पा। अब यहां पे पूछ रहा है कि टा वर्ग जो है कि नहीं है। देखो टा वर्ग इनमें से कौन नहीं है। देखो टा वर्ग में क्या आएगा? टा वर्ग में आपका ठा आएगा, कोई शक, डा आएगा, रा आएगा, क्या घा आएगा? घा नहीं आएगा। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा इसका? प्रश्न नंबर 57 का डी उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, प्रश्न नंबर 58। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है, अब आप कहोगे सर व्यंजन तो हमने सुना था कुल 52 होते हैं, इसमें तो सर ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ किसकी बात हो रही बेटा? व्यंजन की बात हो रही, सिर्फ और सिर्फ व्यंजन की बात हो रही। चलिए देखते हैं कौन बताएगा। कुछ बच्चे इसका 36 बताते हैं कभी कभार, कुछ 34 बताते हैं और कुछ बच्चे 33 भी बताते हैं। तो जो लोग 33 बताते हैं उनका सही भी होता है, ऐसी बात नहीं है। 33 का 58 का सही उत्तर आएगा। 33 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। अगर आपसे कुल व्यंजन भी पूछेगा तभी भी 33, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या पूछेगा तो आप 52 बताओगे। व्यंजन थोड़े ना 52 होते हैं, व्यंजन तो आपके 33 होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 59। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंच स्वर है? पंच स्वर का मतलब है आपका, यहां पे ये एक अकेला वर्ड होता है और बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर पूछ रहा है और ये मतलब रेयर केसेस में पूछा जाता है। मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को रखा, हो सकता है कि ये कभी नहीं पूछा गया, आगे आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए। ये महत्वपूर्ण है, अब याद कर लेना। आ होता है बस, ये कुछ कठिन याद करना भी नहीं है। आ, जब आपको कोई मारता चिल्लाते हो ना आ बहुत तेजी से, बस उसी टाइप से आप याद कर लेना। उसके बाद प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन योगवाह है? अयोगवाह नहीं, कौन योगवाह है, ठीक है। तो योगवाह की जब बात करेगा तो विसर्ग जो होगा आपका ये एक योगवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योगवाह। उसके बाद प्रश्न नंबर 61, ये क्या कह रहा है? देखिए 61 कह रहा है कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो अब जब आप छा बोलते हो, छा जब आपकी जीभ है, जीभ का पहला भाग आपके किससे लगता है? तालु से। तालु के मध्य भाग से नहीं, फर्स्ट पहले भाग से लगता है, तो आपका क्या आ जाएगा? तालव्य। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। उसके बाद आपका निम्नलिखित में से कौन से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? प्रश्न नंबर आपके सामने 62। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? जब प्रश्न नंबर 62 का सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा सा। प्रश्न नंबर 62 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? सही उत्तर आ जाएगा आपका सा। देखो कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं? देखो छात्र और क्या ये हैं, लेकिन सा नहीं है। सा किसमें आ जाता है बेटा? मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। सा सलजम, सा सटकोट, सा सांप और आपका हा हल, ये आपके कौन से व्यंजन होते हैं? आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। मैंने आपको पहले बहुत बार आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। स्पर्शी व्यंजन होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं, कौन होते हैं? तालव्य व्यंजन है। अगला प्रश्न है कि तालव्य व्यंजन इनमें से कौन है? चा, छा, जा, झा, या फिर टा, ठा, डा, ड़ा, या फिर ता, था, दा, धा, या फिर पा, फा, बा, भा। देखो ये आपके तो ओष्ठ के हो गए, ता, था दांत के हो गए, टा, ठा, ये आपके तालव्य के हो गए,
जो इसमें आपके पूछ रहा है कि तालव्य व्यंजन इनमें से कौन है। देखो इसमें जो आपका है टा और ठा के बाद ड्रा और ड़ा रा, ये इसमें नहीं आ जाएगा, ये आएगा। ये चा छा जा और झा, चा छा जा और जा, ये आपके चारों के चारों तालव्य व्यंजन है। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको बोलने में आपको इन सब चीजों में उच्चारण स्थान में तकलीफ हो तो आप बोल कर देखो, 4 बार बोलो, आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। 4 बार बोलो, ठीक है, भले आपको 5 बार बोलना पड़े, बोलो। अगला, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है। या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन है। तो जब आप या रा लावा की बात करोगे तो ये आपके अंतःस्था वर्ग के व्यंजन है। प्रश्न नंबर 64 का क्या जाएगा, सी उत्तर। अंतःस्था वर्ग के व्यंजन है या रा ला और अनुनासिक का संबंध होता है। क्या है, अनुनासिक का संबंध होता है। प्रश्न नंबर 65, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या फिर केवल इनमें से कोई नहीं। तो देखो नाक और मुंह से दोनों से होता है अनुनासिक जो होते हैं। जैसे आपका अनुनासिक में आपका क्या जाता है, देखो देखो मैं बताता हूं, नाक और मुंह से जब आप बोलते हो ना आंख, आंख, चांद, तो ये आपका जो आता है ना, तो नाक और मुंह से दोनों से बोलना चांद, नाक से भी बोलना पड़ रहा है आपको और मुंह से भी बोलना पड़ रहा है, तो अनुनासिक में आ जाता है ये। ठीक है बेटा, याद रखना, भूलना नहीं, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं, पसीना बहाकर। तो इतनी मेहनत अगर आपको करके कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप इसकी मेहनत को समझो कि सर की मेहनत है, तो हमें भी इसको पॉइंट समझने चाहिए और हमें भी पढ़ना चाहिए। आप लाइक करो ना करो, शेयर करो ना करो, सब्सक्राइब ना करो, कोई बात नहीं, मत करो, मैं नहीं कह रहा करो आप, बट आपको समझ में आना चाहिए, आपको चीजें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आनी चाहिए। जब आप पेपर देने जाओ तो आप उसमें एग्जाम में बेहतर करके आओ। 38 में से कम 36 क्वेश्चन आप एकदम सही करके आओ। मैं कह रहा हूं चलो 2 क्वेश्चंस की आपको छूट है, लेकिन 36 क्वेश्चन आप सही करके आओ, 72 नंबर लेकर आओ। अगर आप 38 करके आते हो तो आप 76 लेके आओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं 76 लेके आओगे, 72 नंबर लेकर आ जाओ, है ना, क्या समस्या है इसमें। कोई बात नहीं, सब्सक्राइब वगैरह कुछ मत करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे, बट आपको बेटा समझ आना चाहिए, है ना। मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको सभी को फल इसका मिलना चाहिए। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने है 66। अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं ये वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं। कौन से, वर्ग के पंचमाक्षर। वर्ग के पंचमाक्षर का यानी कि जो लास्ट आखिरी का वर्ड अक्षर होता है, ठीक है, आखिरी का। अगला, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, ये तो क्वेश्चन हो चुका था, चलिए कोई बात नहीं। स्वरों की जो संख्या है वो 11 है, मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। इसमें आपको बताना है कि कंठ और ए का तालव्य, इसमें आपको कहोगे सर सारे लग रहे हैं मुझे, तो सारे ए नहीं है, ए नहीं है, क्योंकि आपकी जीभ नीचे वाले दांतों से टच कर रही, का नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कंठोष्ठ, जो आपकी कंठों से भी बोली जा रही हो और आपकी किससे बोली जा रही हो, ओष्ठों से भी बोली जा रही हो। तो और किससे, और जब आप और बोल रहे हो तो आपके ओंठ थोड़े से गोल हो रहे हैं और आवाज कहां से निकल रही है, कंठ से निकल रही, और तो ये आपके क्या आ जाएंगे बेटा, ये आपके हो जाएगा ए वाला उत्तर से। 68 का आपका ए उत्तर से आ जाएगा। आपको एकदम बिल्कुल मैं ऐसे समझो कि ऐसा कर दूंगा हिंदी में कि आपसे बेहतर कोई नहीं, है ना। तो आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये है कि आप हिंदी में 38 में से 36 क्वेश्चन तो मेरी जिम्मेदारी पे छोड़ दो। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का, अब देखो वहां पे मैंने हिंदी भाषा के निर्माण की बात करी थी, लेकिन अब यहाँ पे इकाई की बात होगी। तो इकाई की बात करेंगे तो सबसे पहले ध्वनि, उसके बाद शब्द, फिर पद और उसके बाद आखिरी में वाक्य। क्या आएगा, सबसे पहले तो ध्वनि होगी। भाई ध्वनि, जैसे मैंने आपके ध्वनि बोला कि बेटा आप लोग पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो, यही एक आखिरी मौका है। तो आप ध्वनि सुन रहे हो, उसको ध्वनि सुनी आपने, ध्वनि को सुनने के बाद आपने ध्वनि में क्या शब्द निकले उनको पकड़ा, शब्द निकले उनको पकड़ा, शब्द के बाद आपने पद ढूंढा, शब्दों में पद क्या है, पद के बाद आपने उस जो है ध्वनि शब्द और पद को मिलाकर एक वाक्य बनाया, और वाक्य को समझकर आपने भाषा को समझा। किसको समझा बेटा, भाषा को समझा। ठीक, इसमें कोई शक नहीं। ध्वनि, उसके बाद में आखिर शब्द, फिर पद और उसके बाद में वाक्य। प्रयत्न के आधार पर जो ला है, प्रयत्न के आधार पर बेटा ला जो है यह किस प्रकार का है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक है, उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है या फिर संघर्षहीन है। इसमें कुछ बच्चे गलत बताएंगे। तो प्रयत्न के आधार पर जो आपकी जो है ला, ठीक है, क्या कह रहा है, प्रयत्न के आधार पर ला जो है आपकी ये किस प्रकार की ध्वनि है, ये आपकी पार्श्विक है।
ये किस प्रकार की ध्वनि है? ये आपकी पार्श्विक है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं रह गया? अगर कोई डाउट है बेटा तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर हाँ मुझे इसमें डाउट रह गया। बिल्कुल, अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप खुद बताओ मुझे कैसे पता चलेगा? कमेंट करके। अभी नहीं, ऑनलाइन में नहीं, ऑफलाइन में। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में आपको रिप्लाई करके बताऊंगा, क्योंकि अभी आपके प्रीमियर पे वीडियो चल रही है। आपकी कमेंट्स में पढ़ तो रहा हूं लेकिन अभी लाइव में नहीं पढ़ रहा हूं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? बताओ। संधि कहते हैं, समास कहते हैं, अवयव कहते हैं या फिर छंद कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को बेटा हम समास कहते हैं। कुछ बच्चे संधि बता रहे। बेटा संधि तो तोड़ती है। संधि को आप संधि विच्छेद भी कर सकते हो, संधि आप मिला भी सकते हो, लेकिन दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर संधि दो शब्दों से ही मिलेगी, लेकिन यहां पे दो या दो से अधिक की बात हो रही, समास हो जाएगा। क्या आएगा? समास। उसके बाद समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, संक्षेप मतलब आपका विग्रह करना, समास विग्रह करना, संक्षेप में तोड़कर उसके बारे में बताना। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अब आपको बताना है इनमें से किसमें अव्ययी भाव समास है। चलिए जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? चलिए सभी लोग बताने का प्रयास करिए। ग्राहगत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। तो सही उत्तर क्या रहेगा? प्रतिदिन सही उत्तर हो जाएगा इसका। 73 का आपका सही उत्तर एकदम सही हो जाएगा, प्रतिदिन। क्या रहेगा? सही उत्तर एकदम सही। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? निम्न में से कर्मधारय समास जो है वो किसमें है? तो हम जब ने कर्मधारय समास की बात की तो हमें लगा कि अच्छा नीलोत्पलम में है कर्मधारय समास। किसमें? नीलोत्पलम में आपका कर्मधारय समास है। थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ में होती रहे, स्पीड भी बढ़ती रहे। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, यहां पे पॉइंट को पकड़ना, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो जाएंगे वहां पर कौन सा समास होगा? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। वहां पर क्या होता है? वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो जितेंद्रिय में बहुव्रीहि समास है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है बेटा? जितेंद्रिय में बहुव्रीहि समास है। देवासुर में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 77। देवासुर में कौन सा समास है? जब आप देवासुर की बात करोगे तो देवासुर में आपका द्वंद्व समास आ जाता है। कौन सा समास आ जाता है देवासुर में? देवासुर में द्वंद्व समास। फिर देशांतर में कौन सा समास है? इस पॉइंट को ही नोट कर लेना क्योंकि ये पूछा ही गया कई बार, देशांतर शब्द ही कई बार पूछ लिया गया। तो देशांतर में जो आपका आ जाता है वो आ जाता है तत्पुरुष समास। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में आपका तत्पुरुष समास है। 78 का क्या जाएगा? सी उत्तर। उसके बाद दीनानाथ में कौन सा समास है? क्या है? दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में आपका कर्मधाराय समास है। कौन सा समास है? कर्मधाराय। एक सेकंड देना। कर्मधाराय। दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधाराय। प्रश्न नंबर 80। उसके बाद प्रश्न नंबर 80 के बाद मुख दर्शन में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 80 के बाद आपका आ जाता है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख दर्शन में आपका तत्पुरुष समास है। उसके बाद कौन सा शब्द बहुव्रीहि, यहाँ पे गलत टाइप हो गया बेटा, बहुव्रीहि स्पीड से टाइप करने की वजह से बहुव्रीहि लिखा है। बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो बहुव्रीहि का जो सही समास का उदाहरण है वो है पंचानन। पंचानन जो है बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। फिर उसके बाद निशाचर में कौन सा समास है? किसकी बात हो रही है? निशाचर की। तो निशाचर में जो आपका है इसमें भी आपका बहुव्रीहि समास है। इसमें भी आपका क्या है? बहुव्रीहि समास है। उसका चौराहा में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, चौराहा में आपका द्विगु समास आ जाता है। चौराहा में कौन सा आ जाएगा? द्विगु समास आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका दसमुख में कौन सा समास है? दसमुख में आपका कौन सा समास है? दसमुख में आपका जो है वो आ जाएगा बहुव्रीहि समास। दसमुख में कौन सा समास आ जाता है? दसमुख में आपका बहुव्रीहि समास आ जाता है। दसमुख में आपका कौन सा समास आ जाता है? बहुव्रीहि समास आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 सॉरी, कि उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। प्रश्न नंबर 85। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? उत प्लस श्वास। ठीक है। प्रश्न नंबर 85 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? उत प्लस श्वास। ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए उत्तर एकदम सही उत्तर इसका हो जाएगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद पूछ रहा था। अगला, निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? प्रश्न नंबर 86। ठीक है। तो निर्धन में आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है?
विसर्ग संधि। किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट में बताइए, विसर्ग संधि। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने कि वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। वधूर्मी का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा वधु प्लस ऊर्मी, ऊर्मी। और कौन सी ऊर्मी, आपका ये भी देख लो, तो ये वाला वधु प्लस ऊर्मी, ये वाला, ठीक है, बिल्कुल ये लगेगी आपकी वधु। वधु क्या हो जाएगा, वधु, ये वाला वधु, कुछ कुछ ये वाला भी लगा रहे, ये गलत है, ये वाला। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 88, प्रश्न नंबर 88, सांख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। सांख्यागमन का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सूत्र आपका क्या आ जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा सखी प्लस आगमन। क्या जाएगा, सखी प्लस आगमन यानी सांख्यागमन। उसके बाद निष्कपट का संधि शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट, प्रश्न नंबर 89, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, तो निष्कपट शब्द का जो संधि विच्छेद है नी, और यहां पे क्या रहेगा कपट, नी प्लस कपट, निष्कपट, ठीक है। उसके बाद सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सत्याग्रह, सत्या। कहोगे सर पागल हो गए हो क्या, सत्या सत्या क्यों चिल्ला जा रहे हो, तो बिल्कुल बेटा सत्या, तो यहां पे क्या रहा है, आ कहीं सुनाई दे रहा है, तो यहां पे बिल्कुल देख लो सत्याग्रह, सत्याग्रह, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला सत्याग्रह, ठीक है। सत्य इधर आ गया, आ इधर आ गया, तो ये या प्लस जब आ मिलेगा तो आपका मिलकर क्या तैयार होगा, सत्याग्रह। 91, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं संधि। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं संधि। जैसे मैंने आपको बताया था ना, विकार परिवर्तन की बात करेगा, संधि दो वर्ण मिलेंगे लेकिन वहां पे जो शब्द आएगा तीसरा, उस तीसरे शब्द को बदल देंगे, तीसरे शब्द को क्या करेंगे, बदल देंगे। समास में क्या होगा, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल से समास बनता है। अगला वाग्येश का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रश्न नंबर 92, वाग्येश का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा वाक प्लस ईस। क्या होगा, वाक प्लस ईस। प्रश्न नंबर 92 का सूत्र क्या आ जाएगा, बे उत्तर से हो जाएगा, वाक प्लस ईस। उसके बाद प्रश्न नंबर 93, प्रश्न नंबर 93, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं। कहोगे सर ये कुछ समझ नहीं आया, बिल्कुल देखो मैं समझाता हूं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, ठीक है, संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं, तो ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, या आपके स्वर के अंदर। देखो वर्णमाला अगर आपने ढंग से पढ़ ली तो आप संधि को बड़े आराम से, हिंदी की संधि को आप आराम से कवर कर सकते हो। चलिए अगला देखिए, संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं वो मैंने कई बार बता दिया, अगली वीडियो में भी बताऊंगा, परेशान न हो, आपकी प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला है स्वागतम में कौन सी संधि है, ये कई बार पूछा गया है, ये आपसे कई बार पूछा गया है कि संधि कितने प्रकार की होती है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। स्वागतम में आपकी यड़ संधि है, कौन सी है, यड़ संधि। स्वागतम में आपकी यड़ संधि है। 95 का क्या आएगा, बे उत्तर से हो जाएगा। 5 क्वेश्चन और बच्चे, बेटा परेशान ना हो, गर्मी आपको लग रही होगी, मैं मानता हूं इस बात को, और लेकिन अभी आप थोड़े दिन 3-4 महीने मेहनत करोगे तो आगे टाइम आप खूब आराम उठाओगे, और अभी आप आराम उठाओगे तो आगे टाइम में मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं इतनी गर्मियों में पसीने में आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने भरोसा किया है, तो भरोसे को नहीं तोड़ने देना चाहता हूं मैं। नायक में कौन सी संधि है, तो नायक में आपकी कौन सी संधि है, नायक में आपकी अयादि संधि है। नायक में कौन सी संधि है, अयादि संधि। 96 का आपका ए उत्तर से आ जाएगा। नायक में कौन सी संधि है, अयादि संधि। व्यर्थ में कौन सी संधि है, किसकी बात हो रही है, व्यर्थ में। प्रश्न नंबर 97, व्यर्थ में कौन सी संधि है, तो प्रश्न नंबर 97 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यड़ संधि। यड़, ए वाला सही होगा, गलत मत कर देना, गुण मत लगा देना, ए उत्तर से हो जाएगा। व्यर्थ में आपकी यड़ संधि आएगी। व्यर्थ में क्या आएगा, यड़ संधि। उसका प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, ये वाला प्रत्येक का प्रति प्लस एक, प्रति एक, प्रति एक, प्रत्येक, प्रत्येक, ठीक है, ती और ए बोलकर प्रत्येक, ठीक है, याद रखिएगा।
इसी तरीके से जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं बोल बोल के, उसी तरह 4-5 बार आप जब बोलोगे तो आंसर आपके जवान पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। संयम का सही संधि विच्छेद क्या है? संयम का, तो संयम का आपका सम प्लस यम, संयम, सम संयम, सम प्लस यम, ठीक है, सम प्लस यम। उसके बाद घोड़दौड़ का संधि विच्छेद है। घोड़दौड़ का संधि विच्छेद क्या होगा? घोड़ा प्लस दौड़, घोड़ा प्लस घोड़ प्लस दौड़, घोड़ प्लस दौड़, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो घोड़ा प्लस दौड़, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ए उत्तर होगा घोड़ा प्लस दौड़। इसमें क्या आ जाएगा? घोड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है घोड़ा प्लस दौड़, ठीक है बेटा, घोड़ा प्लस दौड़। चलिए 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में के लिए भी ले लो। आप तुमने पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में आपको होमवर्क के लिए भी मैं 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, ताकि कमेंट बॉक्स में भी आप होमवर्क करने आओ तो कुछ ना कुछ आप बोलो। वागीश में कौन सी संधि है? आपको पता होना चाहिए कि मैंने वागीश का अभी आपको पढ़ाया। पहले वागीश का संधि विच्छेद आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वागीश का संधि विच्छेद आपको बता रखा है, ठीक है, अभी वाले वीडियो में। तो आपको बताना है वागीश में कौन सी संधि है और साथ में संधि विच्छेद। उसके बाद आपको क्या बताना है? उसके बाद आपको सज्जन में कौन सी संधि है। इसका भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि सज्जन का आप संधि विच्छेद करके मुझे दिखाएं, कमेंट में दें। जिसने भी संधि विच्छेद कर दिया समझ लो मैं मान जाऊंगा कि हाँ वाकई में बादशाह और मन से पढ़ रहा है। सज्जन में कौन सी संधि है, ठीक है, ये आपको बताना है। सज्जन में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। कौन सी संधि है ये तो आपको बताना ही बताना है, संधि विच्छेद भी साथ में बताना है। चलिए ये आपका होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन रहा, ठीक है। चलिए ये मैंने आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, पार्ट 1, पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, ठीक है। 200 क्वेश्चन की जो सीरीज है, तो पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, आते रहेंगे, परेशान हो। बस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है वो सभी बच्चे मिलकर प्लीज चैनल को आप सभी लोग लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को यानी कि आप लाइक कर लो अगर आप लोगों ने लाइक वगैरह ना किया हो अभी तक, ठीक है। अब तो जा ही रहे हो छोड़ के, तो एक बार क्यों ना प्लीज हो जाए, तो हो क्या जाए, प्लीज एक बार आप सभी लोग लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, और एक साथ सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है इतनी मेहनत से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना तो आपका भी थोड़ा सा तो बनता ही है फर्ज कि आपको करना चाहिए, है नहीं बनता है? बताओ बनता है कि नहीं बनता है? आप सभी बच्चे कमेंट में बताओ ये बनता है या नहीं बनता है। चलिए फिर सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप लोगों के लिए इसी तरह से बहुत बढ़िया अच्छी वीडियोज आती रहेंगी, परेशान ना हो, ठीक है, कोई भी बालक परेशान ना हो। चलिए थैंक यू।